Welcome everyone, this is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Physics. Today we are going to study one more topic of chapter number 3 of class 12th physics, that is drift velocity from chapter current electricity. Right? तो आज हम डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में. तो पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. देखो, लेट्स सपोज दिस इज़ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, है ना. ये एक कंडक्टर है, लेट्स सपोज एक वायर है और वायर का मैंने एक पीस सेलेक्ट किया और इसके अंदर क्या होते हैं, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वी ऑल नो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लगातार क्या करते हैं, कंटिन्यूस जिगजैग मोशन इस तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है, ये लगातार इस तरीके से जिगजैग मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं. क्यों जिगजैग मोशन ही परफॉर्म कर रहे होते हैं? देखो, जो रूम टेम्परेचर है विच इज़ 25 to 27 डिग्री सेल्सियस, इस पे जो हीट एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए. इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करने लगते हैं और इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी और इस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं थर्मल मोशन. यानी इलेक्ट्रॉन्स लगातार क्या कर रहे होते हैं, थर्मल मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं. अब जब वो थर्मल मोशन की वजह से क्या होता है, वो जब चल रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं और ड्यू टू कोलिजन्स उनका मोशन कैसा हो जाता है, जिगजैग. यानी कि अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कोई भी मेटल है, कोई भी वायर है, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं और कंटिन्यूस जिगजैग मोशन कर रहे हैं. ठीक, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स लगातार मूव कर रहे होते हैं जिगजैग मोशन में, तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी कंडक्टर को टच करते हैं, जब उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हम नहीं करा रहे, उसको हम टच करते हैं तो हमको करंट क्यों नहीं लगता? तो हमको करंट इसलिए नहीं लगता क्योंकि लेट्स सपोज देयर आर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. बिलियंस और ट्रिलियंस भी कम है, उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 to the power 23, 10 to the power 21. इस पावर में मेटल्स के अंदर एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो लेट्स सपोज किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट में अगर 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहे हैं तो 10 लाख ऐसे भी चल रहे होंगे. 10 लाख अगर ऐसे चल रहे हैं नीचे तो 10 लाख ऐसे भी चल रहे होंगे. 10 लाख ऐसे चल रहे हैं तो 10 लाख ऐसे भी चल रहे होंगे. किसी भी मोमेंट की अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर मोमेंट में क्या होगा, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग मोशन करते हुए मिलेंगे. तो जो नेट इफेक्ट आएगा करंट का वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो. क्योंकि जो इधर को चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स है वैसे ही इधर भी चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, नलीफाई. इसलिए कोई भी करंट हमको दिखाई नहीं देता है एक कंडक्टर में. ठीक है, जब तक हम उसके अंदर एक एक्सटर्नल वोल्टेज लगा के करंट फ्लो नहीं कराते हैं. राइट. अच्छा, तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? अब लेट्स सपोज अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये कंटिन्यूस रैंडम थर्मल मोशन कर रहा है और ये इधर को चल रहा है. ठीक है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है. सिमिलरली लेट्स सपोज ये कोई और इलेक्ट्रॉन है, ये अभी फिलहाल इस मोमेंट में इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, ये मूव कर रहा है. कोई एक और इलेक्ट्रॉन है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक, राइट. अब हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूँ, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूँ, है ना. लेट्स सपोज इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या डेवलप हो जाए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वी ऑल नो कि चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट. अब इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो ये किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में F इज इक्वल्स टू ई, इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ये इलेक्ट्रॉन भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये इलेक्ट्रॉन भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ठीक, इस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा था वो क्या होगा, वो ड्रिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा इस डायरेक्शन में, यानी कि वो यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचेगा. हमको क्या दिखाई देगा, वो यहाँ से यहाँ पहुँचा, यानी कि वो चल ऐसे रहा था लेकिन वो इस फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में भी क्या हुआ, ड्रिफ्ट हो गया. तो यानी जो ऐसे चल रहा था वो फाइनली यहाँ ना पहुँचने की बजाय फाइनली कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे. तो हम क्या देखेंगे, वो इतना ड्रिफ्ट हो गया. ठीक, सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको ऐसे जाना था उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो वो यहाँ से यहाँ ना पहुँच के वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, यानी कि वो इस डायरेक्शन में फिर से ड्रिफ्ट हो गया. ठीक है, हम क्या कहेंगे, फिसल गया इस डायरेक्शन में. सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इस पर इस डायरेक्शन फोर्स लग रही है तो उसको ऐसे जाना था, लेकिन ये कहाँ रीच कर रहा है, यहाँ पे. तो ये क्यों इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो गया, फिर से क्यों ड्रिफ्ट हो गया, क्योंकि ये जो फोर्स इस पर लग रही थी लगातार वो इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खींच रही है. तो हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपने रैंडम थर्मल मोशन तो कर रहे हैं, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, लेकिन वो जो फोर्स उन पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगी, उस फोर्स की वजह से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट भी कर रहे हैं. ये इलेक्ट्रॉन भी इधर को ड्रिफ्ट हो रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर को खिसक रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर खिसक रहा है. तो हम क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में
खिसक रहे हैं, वो अपना रैंडम थर्मल मोशन तो परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खिसक रहे हैं। और जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये जो खिसकने की जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये खिसकने की जो वेलोसिटी है ये किस चीज़ में रिजल्ट कर रही है, ये क्या प्रोड्यूस करवा देगी, करंट, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं। जिस वेलोसिटी से ये खिसक रहे हैं, जिस वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। तो क्लियर है क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा तो ये बात है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक। तो दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, है ना, और इसके अंदर लेट्स सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रॉन, कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर लेते हैं हम, है ना, हियर इज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेट्स सपोज ये किसी अपनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। अब हमने क्या किया, इसमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से इस पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगी, F इज इक्वल्स टू ई क्यू ई, यानी E इंटू ई, ठीक है। अब ये जो फोर्स लगेगी, ये फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगी, इसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी इस डायरेक्शन में, है ना, जिसके बारे में अभी अभी हमने डिस्कस किया, राइट। अच्छा, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, F कितनी हो गई, E। अब हमको पता है कि फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, F इज टू एम ए, तो 1 और 2 को हम इक्वेट कर देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या मिल जाएगा, एम ए इज इक्वल्स टू ई ओवर ई, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ई ओवर एम, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन जो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है। अब हम जानते हैं बहुत अच्छे से एक बात और जो हमको जान लेनी है पहले ही, ठीक है, वो बात क्या है, देखो कि भाई देखो शुरुआत में मैं मान लेता हूँ इसकी वेलोसिटी u है, कितनी है u, ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबकी कुछ ना कुछ वेलोसिटीज़ होंगी, है ना, एक इलेक्ट्रॉन की u1, दूसरे की u2, तीसरे की u3, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक। अब अगर इन सारी वेलोसिटीज़ का एवरेज निकाला जाए तो वो एवरेज कितना आएगा, 0। एवरेज कितना आएगा, 0। मैंने अभी बताया कि अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहे हैं तो कुछ ऐसे भी चल रहे हैं, कुछ ऐसे चल रहे हैं तो कुछ ऐसे भी, तो इन सब का जो एवरेज निकालेंगे जब हम, तो वेक्टर सम जब हम करके एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, एवरेज क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि u एवरेज इज इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n, ठीक है, डिवाइडेड बाई n, ठीक, विल बी इक्वल्स टू 0, विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक। ये एक्सप्रेशन हम पहले ही लिख देते हैं, है ना, वेयर u1 u2 u3 आर इनिशियल थर्मल वेलोसिटीज, of electrons respectively, ठीक है। अच्छा, ये बात हमने पहले ही लिख दी। अच्छा, अब क्या होगा, मैंने आपको अभी अभी बताया, इस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पहुँचना था, ये कहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी क्या हो गई है, बाद की वेलोसिटी चेंज हो गई है ना। देखो, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है तो हम कह रहे हैं वेलोसिटी चेंज हो गई, तो यानी हमने वेलोसिटी को क्या नाम दे दिया, v, की इसकी बाद में फोर्स लगने के बाद वेलोसिटी क्या हो गई है, v, है ना। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, v की वैल्यू क्या होती है, u प्लस at, है ना। तो
V1 कितनी हो जाएगी, हेंस V1 फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन V1 हो जाएगी U1 प्लस A T1, V2 हो जाएगी U2 प्लस A T2, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम फाइनल वेलोसिटीज निकालें, ठीक है। P3 हो जाएगी U3 प्लस A T3, ठीक। अच्छा, और Vn हो जाएगी सिमिलरली UN प्लस A Tn। अच्छा, T क्या है, टाइम पीरियड। तो कौन से टाइम पीरियड की आप बात कर रहे हो? देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक चला, ये यहाँ से यहाँ पहुँचना था, लेकिन ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, यानी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले ये थी, अब ये यहाँ हो गई। तो मैं ये मान रहा हूँ कि जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा और यहाँ से यहाँ पहुँचा, तब तक कोई कोलिजन नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारे पास एक टाइम पीरियड होता है जिसको बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स। दो कोलिजन्स के बीच का टाइम पीरियड, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। कि लेट्स सपोज ये एक एटम है और एक दूसरा एटम है, और इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से चल के आया और टकरा के यहाँ पहुँचा, फिर टकरा के यहाँ पहुँच के कहीं और चला गया, है ना। तो ये पाथ था। तो हम क्या बोलेंगे? देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने कोई कोलिजन नहीं झेला, ठीक है, कोई कोलिजन इसके साथ नहीं हुआ। तो ये जो पाथ है, इस पाथ को बोलते हैं हम फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। और इस पाथ को परफॉर्म करने का जो टाइम होता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड T1 T2 T3 Tn आर क्या है? रिलैक्सेशन टाइम पीरियड्स, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वेयर T1 T2 T3 Tn आर रिलैक्सेशन टाइम पीरियड्स ऑफ respective electrons respectively, राइट। अच्छा, तो ये बात हमने लिख दी, ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे बढ़ लेते हैं। देखो अब फाइनली एवरेज निकाल लेते हैं, जो फाइनल वेलोसिटीज़ हैं। फाइनल जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की है उसका एवरेज क्या होगा, ठीक है, उसका एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो वी एवरेज कितना होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। भाई मैंने आपको बताया था ना भाई, पहले जो थर्मल वेलोसिटीज उनका एवरेज 0 था, लेकिन बाद में जो वेलोसिटीज़ हो गई हैं, उन वेलोसिटीज़ की वजह से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी उनका जो एवरेज होगा वो 0 नहीं होगा, वो नॉन जीरो होगा। तो वो एवरेज हम निकाल लेते हैं, ठीक है। वो एवरेज कितना हो जाएगा? देखो, तो वो हो जाएगा V1 की जगह लिख सकते हैं U1 प्लस A T1, V2 की जगह लिख सकते हैं U2 प्लस A T2, V3 की जगह U3 प्लस A T3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। U1 वाले अलग कर लेते हैं, U1 प्लस U2 प्लस U3, है ना, अप टू UN, है ना। और A सब में से कॉमन निकाल के T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड अप टू Tn डिवाइडेड बाई n, राइट। ये आ गया हमारे पास, ठीक। आगे बढ़ लेते हैं, इसको रब कर लेता हूँ मैं अब। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा V एवरेज इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद देखो अलग अलग करके लिख लेते हैं हम एक्सप्रेशन को। ये हो जाएगा U1 प्लस U2
अप टू un डिवाइडेड बाई n प्लस a t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n, राइट। अब देखो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो ज़ीरो थी, इसकी ज़ीरो थी वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ गया, a t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn डिवाइडेड बाई n। देखो ये क्या है, ये रिलैक्सेशन टाइम्स का एवरेज है, इसको हम बोलते हैं टाउ, इसको क्या बोलते हैं, टाउ, रिलैक्सेशन पीरियड, इसको क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन पीरियड। तो इसको बोलेंगे a इंटू टाउ, वेयर टाउ क्या है, वेयर टाउ इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2 प्लस t3 डिवाइडेड बाई n, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है आपका, ये है आपका एवरेज ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, यानी इसको बोलते हैं हम रिलैक्सेशन पीरियड, इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन पीरियड, राइट। अच्छा, अब ए की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, वी एवरेज, ए की वैल्यू कितनी आई थी, ए की वैल्यू आई थी ई ओवर एम इंटू टाउ, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास वी एवरेज का फॉर्मूला आया, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में क्योंकि आप निकाल रहे हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हम वेक्टर लगा देंगे, है ना। नॉर्मली अगर आपको लिखना है तो ई हटा देंगे। दूसरी बात, एक माइनस साइन और लगा देते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है और जो एक्सेलरेशन या ड्रिफ्ट हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, उल्टी, तो इसलिए मैंने एक माइनस साइन भी लगा दिया, है ना। माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, इट सिग्निफाइज डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। वी डी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन करके दिखा सकते हैं। तो ये जो फाइनली जो एवरेज आया है हमारे पास, इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, राइट। तो फाइनली हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया वो कितना आया, तो वी डी की वैल्यू है हमारे पास, हेंस वी डी इज इक्वल्स टू माइनस ई टाउ ओवर ई टाउ ओवर एम, राइट। अच्छा, तो ये हमारे पास फाइनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, राइट। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। देखो अब क्योंकि ये फॉर्मूला आ गया है, अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, है ना। टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो ये जो टाइम है, ये जो दो कोलिजन्स के बीच का टाइम है इलेक्ट्रॉन का, ये इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा, तो ये टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे थर्मल वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो जाएगी, वो तेज़ चलेंगे, वो तेज़ चलेंगे तो कोलिजन के बीच का जो पाथ है वो जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, यानी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड डिक्रीज़ हो जाएगा तो टाउ डिक्रीज़ हो जाएगा। टाउ क्या है, एवरेज ऑफ ऑल द टाइम पीरियड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना, रिलैक्सेशन टाइम्स का एवरेज। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम ही डिक्रीज़ हो जाएगा तो एवरेज भी डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि टाउ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर टाउ डिक्रीज़ हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन पीरियड डिक्रीज़ होता है, रिलैक्सेशन के पीरियड के डिक्रीज़ होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। और अगली बात, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज़ हो गई, यानी कि जो ड्रिफ्ट करने की वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वही डिक्रीज़ हो गई तो करंट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। सिमिलरली उल्टा कर लेते हैं, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करोगे तो थर्मल वेलोसिटीज़ डिक्रीज़ हो जाएंगी, थर्मल वेलोसिटीज़ डिक्रीज़ हो जाएंगी तो दो पीरियड के बीच का जो पाथ चलने का जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, दो कोलिजन्स के बीच का जो पाथ है उसको ट्रैवल करने का जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा।
टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो रिलैक्सेशन पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, रिलैक्सेशन पीरियड इंक्रीज हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो गई तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, करंट डिक्रीज हो जाता है, और कंडक्टर का टेम्परेचर कम करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और करंट भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।